असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया। जब जगना था तब जगे नहीं। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से फुर्सती नहीं थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सीधा सवाल उस बयान से जो योगी आदित्यनाथ ने आज दिया। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष कराने से फुर्सत ही नहीं है पिछली सरकारों को। उन्होंने यह बयान क्यों दिया है? क्या यादव वर्सेस ब्राह्मण का एक जातीय संघर्ष इस वक्त शुरू हो गया है? एक चोटी कांड के बाद जब हमने देखा कैसे कथावाचक की चोटी काट दी गई, अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया, कहा कि पीडीए के लोग क्या कथा नहीं कह सकते हैं, इनका अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कथावाचक पीडीए समाज के हो नहीं सकते, यही ये सरकार कहती है। आज महाभारत में बात करूंगी कि क्या यादव वर्सेस ब्राह्मण एक कांड को क्या सियासी तस्वीर में तब्दील कर दिया गया है? क्या जातीय संघर्ष इसके नाम पर हो रहा है? क्या कथावाचक की कोई भी जाति होती है? क्या कथावाचक जाति में बांटकर देखा जाएगा? इसी के साथ यह भी कि क्या इस पिटाई के पीछे सियासी लड़ाई शुरू हो गई है? क्या सियासतदान और सियासत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया है? बड़े बड़े कथावाचक हैं, क्या उन्हें हम जाति में देखते हैं? क्या उन्हें जाति में बांटकर उनकी पहचान है, या फिर उनकी कथाओं से उनकी पहचान है? आज महाभारत में यही पूछूंगी। और इसी के साथ साथ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कमल लेकर चल रही है पुलिस, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये जातीय संघर्ष करा रहे हैं, आज उसकी भी बात करूंगी। क्योंकि हम यूपी में देख रहे हैं कैसे पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है सड़कों पर। इटावा की तस्वीरें जो आपके सामने है इस वक्त, कैसे लोगों ने गांव को घेरने के लिए वहां पर लाठी डंडे हाथ में ले लिए, पुलिस के साथ वहां पर संघर्ष हुआ है, गाड़ियां तोड़ दी गई। ये तस्वीर और आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसीलिए आज पूछ रही हूं सीधा सवाल, कथावाचक की क्या कोई जाति होना जरूरी है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकते हैं? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बहुत से ये नहीं मानते। आज महाभारत में एक बड़ा पैनल है, मैं इसी पर बात करूंगी। और यह भी कि क्या ये पूरी लड़ाई इसीलिए बड़ी हो गई है क्योंकि इस पर सियासत हावी है। एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत में मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, उनके साथ बड़ी बहस। कथावाचक की पिटाई अब बन गई सियासी लड़ाई। यूपी टू बिहार ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया है। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का, जहां एक कथावाचक और उसके सहयोगी की पिटाई कर दी गई, उसके बाल काट दिए गए और अगले ही दिन अखिलेश यादव ने कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किया। इन सब के बीच इटावा में यादव सभा के लोग ज्ञापन देने पहुंचे। इस घटना के विरोध में अहीर रेजिमेंट के लोग बड़ी संख्या में दादरपुर गांव की ओर कूच करने लगे। ये वही गांव है जहां कथावाचक की पिटाई हुई थी। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो भीड़ उग्र हो गई, पथराव शुरू हो गया, हालात बिगड़ते देखे गए। पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर
हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके यहाँ दबिश पड़ रही, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। यूपी में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल इस पूरे मामले को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचक को आर्थिक मदद दी और चोटी काटने को जाति से जोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मामले में कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता का दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है। कथा की आयोजक ने महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की बात कही है। उनको हमने घर पे भोजन पे बुलाया था और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। वही हाथ पकड़ा कि अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित न हो जाए। अपने पति को बताया, फिर पति ने कुछ डांटा उनको, तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। इटावा में हुई कथावाचकों के साथ मारपीट को छेड़छाड़ से तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि कथावाचक के पास 2 आधार कार्ड थे। उसने अपनी जाति छिपाई थी, खुद को ब्राह्मण बताया था, अपनी पहचान छुपाकर कथा की। ये सच्चाई सामने आने के बाद भी अब ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति बिहार भी पहुंच गई। अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। कथावाचक की पिटाई इस वक्त सियासी विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है, जिसका एक सिरा 27 के यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस समाज में सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है? सवाल ये भी पूछ रहे हैं, क्या जाति छुपाकर कथा कहना सही है? और सवाल ये भी कि क्या सियासत को अब ब्राह्मण वर्सेस यादव की एक नई पटकथा मिल गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संगीत रागी आ गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं स्वामी उपमन्यु जी और मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, दोनों ही हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं पहले उस मूल सवाल से शुरुआत करूंगी, क्योंकि ये सियासी लड़ाई हो गई है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई से पहले जिस लड़ाई से शुरुआत की, मैं उसी से शुरुआत कर लेती हूं। आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं, स्वामी उपमन्यु आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए कि क्या जो कथा करेगा उसकी जाति ब्राह्मणी होनी चाहिए, तभी वो कथा कर सकता है? स्वामी उपमन्यु पहले आपसे। हाँ, पहली बात कि ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ युगों युगों से, खाली कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब में कहीं पे भी साधु की जाति नहीं पूछी जाती। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो हो, क्या कहते हैं, हमारे एक मुस्लिम हुए थे, वो भूल गए, कि कबीर हो, चाहे रसखान हो, एक A to Z सब, किसी से कभी जाति नहीं पूछी जाती। हाँ। साधु जाति ना पूछो, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। केवल ज्ञान की पूजा होती है और हमेशा होती रही। संत रविदास हुए, संत रविदास हुए, उन्होंने भी उनकी भी पूजा हुई। हमारे यहाँ आप ये बताइए कोई एक ऐसा संत, हमारे आसाराम बापू थे, हमारे मुरारी बापू हैं, क्या है, कौन सी जात है? राम रहीम है, कौन सी जात है? हमारे गुरुदेव जो बहुत बड़ा उनका आश्रम बना हुआ है, उनकी कौन सी जात है? आज तक किसी ने पूछी? किसी ने भी नहीं पूछी जात, एक ने भी जात नहीं। सवाल उठने शुरू हो गए। ज्ञान पूछा जाता, हमेशा ज्ञान पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती। ये गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि उन्होंने अपनी जात बताई और छुपाई। अरे आपको, आपके पास ज्ञान है,
तो आप कहीं 100 ताले में बंद होंगे, लोग आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे। ठीक है, मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि विवाद इसलिए उठा क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। अगर जाति छुपाई इसलिए ये विवाद इतना बड़ा बन गया, तो इसे सियासी लड़ाई में तब्दील नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन आचार्य राज मिश्रा, आप सहमत है जो स्वामी उपमन्यु कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत। क्यों नहीं? मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण ही कथावाचक होना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूं? ज्ञान बढ़ाइए। मैं भागवत का प्रमाण दूंगा, लेकिन भागवत के प्रमाण के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सर्वोच्च होना चाहिए, ब्राह्मण कथावाचक होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण कथावाचक रहा है, इसीलिए यादव कुल के भगवान कृष्ण का आज भी पैर धो करके और पहले ब्राह्मण उसको पीता है, तो चरणामृत बांटता है, लोगों को एकत्रित करता है। ब्राह्मण कथावाचक था, ब्राह्मण कथावाचक है, ब्राह्मण सर्वोच्च रहा, इसीलिए भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद भी उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए वाल्मीकि जी को आज भी पूजा जाता है। ब्राह्मण सर्वोच्च था, इसीलिए कबीर जी के आज भी दोहे मंदिर के अंदर चलाए जाते हैं। जब तक ब्राह्मण सर्वोच्च होगा, जब तक ब्राह्मण कथावाचक होगा, तब तक भारत और सनातन को सुरक्षित करने का काम करता रहेगा। और जैसे ही धीरे धीरे करके ये एक प्रकार से सनातन को नष्ट करने का षड्यंत्र है। अब दूसरी चीज नहीं, सनातनी तो वो भी है। अगर कथावाचक ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या वो सही कथा नहीं बांचेगा? नहीं, क्या वो सही कथा नहीं बांचेगा? नहीं, मैं इसलिए बोल नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए आचार्य जी, क्योंकि आप जब ये बात कहते हैं तो आप अपना मत जरूर रखते हैं, लेकिन इससे एक जातीय संघर्ष की स्थिति भी सामने आती है, जिसका फायदा भी सियासतदान उठाते हैं। हाँ, बोलिए। अच्छा, वो पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मनी जी, हाँ, वो पूरा। हमें स्वीकार है, अगर हम मीरा को भी स्वीकार करते हैं, हम हम मीरा को स्वीकार करते हैं, हम राधा को, हम उनको कबीर जी को स्वीकार करते हैं, हम रहीम जी को स्वीकार करते हैं, हम बाकायदा रसखान का जो कब्र है वो वृंदावन के अंदर बनाते हैं। लेकिन जब बात भागवत की होती है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसको सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनने वाला विषय है। स्पीच देना, प्रवचन करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये किसी के लिए भी संभव है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जब आप स्पेशली भागवत कथा की बात करते हैं ना, तो एक तो भागवत क्या कहता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। भागवत कथा एकमात्र कथा नहीं है, भागवत एक प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें अपने पीढ़ियों की मुक्ति के लिए उसको किया जाता है। बाकायदा भागवत में आपके पूर्वजों को बुलाया जाता है, जहां एक बांस का स्तंभ लगाया जाता है, उनका वहां आवाहन किया जाता है। भागवत के लिए लिखा है, भागवत कथावाचक होना कैसा चाहिए। भागवत का जिसको नहीं याद हो पढ़ ले, महात्म के 6 अध्याय का 20वां श्लोक है, कहता है विरक्तो विष्णु विप्रो, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। स्पष्ट भागवत लिखा है, भागवत कथा की बात हो रही इसलिए कह रहा हूं। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा, यानी उसके बाद भी दृष्टांत कुशल होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। ब्राह्मण हो करके भी, ब्राह्मण कुल में ही कथावाचक होना चाहिए। एक मिनट, ब्राह्मण हो करके भी कथा नहीं कर सकता, उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं जानती हूं, यहाँ आचार्य विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, वो उनके आश्रम में रोज कथा होती है। आज भी वो स्टूडियो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि एक कथा है उनके आश्रम में। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कथा सुनाते हैं, आप कथा बांटते हैं, मुझे ये बताइए क्या सिर्फ ब्राह्मण होगा? क्योंकि इस पर सियासत, मैं इस पूरी बहस को सियासी जो पहलू है उस पर जाना चाहती हूं, लेकिन पहले इस पर आप अपना टेक दीजिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है कि शास्त्र के मत को समझे। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? शास्त्र कहता है जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र है, लेकिन कर्म से, ज्ञान से सब लोग ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। और जब ज्ञानवान बन जाते हैं तो उसके लिए जो अपने ज्ञान को बांटकर लोगों को उत्थान करने का प्रयास करे वो ब्राह्मण हो जाता है, और जो वही आर्थिक तौर पर कार्य करने का प्रयास करे वही वैश्य हो जाता है, और वही अपने बाहुबल से जो समाज की सेवा करने का प्रयास करे वही क्षत्रिय हो जाता है। तो इसमें कहीं ये विवेचना को उपस्थित करने की आवश्यकता है कि एक ही कुल में अनेक जो व्यक्ति हुए, वही एक ब्राह्मण हुआ, वही क्षत्रिय हुए। यदि महाभारत काल के अंदर देखें तो भीष्म पितामह क्षत्रिय कुल में चले गए, उन्हीं के परिवार में उत्पन्न हुए व्यास जी, जो जिनकी माता जी जिनके विषय कहा जाता है, वो ब्राह्मण हो गए। तो आप समझे, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यह विषय बहुत गूढ़ है, इस पे विवेचना करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो आज मत है, इसको समझने की आवश्यकता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जिस प्रकार से अभी बताया गया ना, वो वास्तविक तौर पे आपके ज्ञान को किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था की बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप स्कूल में जाते थे, वहां टीचर से पूछते थे कौन से ज्ञान है, लेकिन बच्चे को इतना पता चल जाता था कि कौन ज्ञानवान है, कौन ज्ञानवान नहीं है, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां विवेचना, जिस परिदर्शन के चक्कर में हम आज यहां उपस्थित हुए, इसको समझने की आवश्यकता है। यह विरोध ब्राह्मण का या किसी जातिवाद का नहीं है, ये खाली जो विरोध है नारी के अपमान के ऊपर सारी लड़ाई है। यहां जो भी बात घटी गई है, जो चुटिया काटी गई है, जो भी गलती हुई, जो भी बात की गई है, वो केवल स्त्री के सम्मान के लिए। वहां पर स्त्री का अपमान हुआ और स्त्री के अपमान के कारण से ही इस देश आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, सुनिए आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि स्त्री का अपमान हुआ। अब जो आरोप लगे, जिनकी चोटी काटी गई उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए। मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पुलिस जो है वो हाथ में कमल लेकर चल रही है, कमल लेकर चल रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने इस पूरे बवाल पर किस तरह से चुप्पी साध रखी है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में कमल है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये जरा बताइए प्रोफेसर रागी, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की चोटी काटी गई इसलिए नहीं कि उसने बदसलूकी की, इसलिए नहीं कि उसने अपनी पहचान छुपाई, इसलिए क्योंकि वो पीडीए का व्यक्ति था जिसकी बात वो करते हैं। देखिए अखिलेश यादव, धर्मेंद्र जी को बोलिए। अखिलेश यादव बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं और ये पूरा लल्लू और मुल्लू, लल्लू का मतलब लालू प्रसाद यादव का वंश और मुल्लू का मतलब मुलायम सिंह का वंश, ये दोनों इसी प्रकार के घटिया राजनीति के कारण यहाँ पर हैं। कोई ऐसी राजनीतिक चमक दमक के कारण और बहुत देश को बहुत बड़ा कुछ दे कर रहने इसके कारण यहाँ पर नहीं है। तो ये इसी स्तर की राजनीति करते आए हैं और करेंगे भी। 2 बातें बहुत हमें साफ करना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर विषय को आपने लिया है और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। कागभुसुंडी क्या थे, वो ब्राह्मण थे क्या? रामायण की कथा जो है भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं और कागभुसुंडी जी, 1 मिनट बीच में मत बोलिएगा पंडित जी, सुन लीजिए ध्यान से। 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषदों में जितने भी उपनिषद के भाष्यकार हैं इस शब्द पर आकर के कहीं पर नहीं रुकते हैं सर्वसामान्य की ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। 1 मिनट हाँ। मैं आपको बता, ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को प्राप्त कर गया हो। यह भी उपनिषद, 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। वो ब्राह्मण जो यहाँ से जाता है, टीका लगा लिया है और बाकी जाकर के बाहर जाकर के तेल बेचता है, वो ब्राह्मण नहीं है। कुल उसका हो सकता है कि अपने आप को ब्राह्मण करें। ये परिवार से लेकर के कि हम आप सारे नीच से नीच कुकर्म करते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मैं तो अग्निहोत्री कुल का हूँ, मैं तो झा कुल का हूँ, मैं तो पांडे कुल का हूँ। इसी ने इस देश का सत्यानाश किया है, इस मानसिकता ने सत्यानाश किया है। रावण तक का कुल तो ब्राह्मण था लेकिन उसकी जाति राक्षस थी। पता है कारण क्या? क्योंकि वो विद्वान था, परम प्रकांड ऋषि पुलत्स का वंशज था वो, लेकिन उसका कुकर्म क्या था, इसी कारण से उसको जाति ये थी। तो कथा वाचन करने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा और मैं ये बहुत गंभीरता से, कोई शुक्र नीति पढ़े, बृहस्पति शास्त्र पढ़े, बृहस्पति शास्त्रम पढ़े, उपनिषद पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ा है उपनिषद इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे ही आकर के नहीं कथावाचकों की तरह मैं बोल रहा हूं। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि ब्राह्मण शब्द की व्याख्या क्या हो इस पर हमारे भाष्यकारों की भी एक राय नहीं है। लेकिन जो कुल मिलाकर के निकल रहा है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है। बाकी सारी बेकार की ये चीजें हैं कि मैंने झा कुल में पैदा लिया है तो मुझे कथावाचन करने का अधिकार है, मैं शास्त्री कुल में पैदा लिया हूं तो वैसा करना है, और कोई यादव कुल में नहीं। 1 मिनट 10 सेकंड 2-3 बातें और टिप्पणी करूं। देखिए, इस प्रकार की घटिया राजनीति करने का मैंने कहा कि लल्लू और मुल्लू, स्वामी रामदेव को तो कोई नहीं जानता था कि उनकी जाति क्या है। सबसे पहले स्वामी रामदेव की जाति बताने वाला पता है कौन है? लालू प्रसाद यादव। ये यादव यदुवंश के नायक हैं। अरे भाई, स्वामी रामदेव जी को तो ब्राह्मण क्षत्रिय सभी जाकर के उनको पैर छू करके प्रणाम करते हैं और ऐसे कोई एक नहीं है। ये बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 71 महामंडलेश्वर हैं।
जिनको आप जिन्हें आपकी दृष्टि में पर आचार्य जी नहीं इससे सहमत है, आचार्य जी इससे सहमत नहीं है। आपने ये कहा कि कोई भी हो सकता है कथावाचक, प्रोफेसर रागी कह रहे कोई भी हो सकता है कथावाचक, लेकिन एक मिनट मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास, पहले धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगी। धर्मेंद्र यादव जी को लीजिए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र यादव जी, कोई भी हो सकता है कथावाचक, खुलकर सब बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसे पीडीए से जोड़ना, ये कहना कि देखिए इनकी तो चोटी इसलिए काटी गई क्योंकि ये पीडीए के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये यादव हैं। अब आपको गिनाया उन्होंने कितने बड़े बड़े ऐसे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन इस मामले में पेच कहीं और ही फंसा था, आपने कहीं और ही फंसा दिया। श्रृंगी ऋषि क्या थे? ब्राह्मण थे। जी बोलिए। हाँ प्रोफेसर, मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप चुप हो जाइए। सुचारिता जी, पूरे पैनल में सबने ये बताया कि जाति जरूरी नहीं है कथावाचन के लिए। अगर उस कथावाचक के पास कोई गया था तो उसके ज्ञान पर भी कोई संदेह नहीं था, उसको आपने आमंत्रित किया था, अपने आप तो गया नहीं था, उसने आकर आपके घर में कथा कही। उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, तो पहली बात तो जाति आधार ही नहीं है, तो जाति छुपाने का क्या मतलब है? तो ये जो निराधार आरोप लोग लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उस गांव में जाकर के, और इसको एक अलग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत। अगर जाति कोई आधार नहीं है, जाति कोई क्यों छुपाएगा? दूसरी बात, जो वर्ण व्यवस्था का निर्माण जिसने किया था, वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक अन्याय को जन्म दिया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी आप ये कह रहे हैं, अब सुन लीजिए, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी आप कह रहे हैं जिसको ज्ञान होगा। नहीं धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर साहब, देखिए प्रोफेसर वर्सेस प्रोफेसर है। एक मिनट वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक मिनट यादवों को बाहर निकालना चाहिए। सबसे मैं चीज पूछना चाह रही हूँ, कृष्ण के वंशज माने जाते हैं चंद्रवंशी। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, उन्होंने तो खुलकर कहा है, एक मिनट प्रोफेसर कर्म करते हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि कथावाचक कोई भी हो सकता है। मैं इस मामले की बात कर रही हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि यहां पर जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति समान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण हो। पर ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। आचार्य राज मिश्रा मुझसे सहमत नहीं है, वो खुलकर कहते हैं ये। लेकिन इस मामले में क्या आपने इसे इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि आपको इसमें एक यादव वर्सेस ब्राह्मण एक पूरा संघर्ष नजर आ रहा है? यही सोच क्या नजर आ रही? प्रोफेसर साहब, इनका काम ही है यादववाद करना। सुचारिता जी, अब मैं आपको आधार कार्ड कराता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा शो है, योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड को आप अपने चैनल पे दिखाइए पूरे देश को, उनके आधार कार्ड में उनका क्या नाम लिखा है और आज उनका क्या नाम है। इससे पूरे देश का सवाल है, पूरा देश जानना चाहता है कि जब आप एक कोई उपाधि हासिल कर लेते हैं तो उसमें आपका सरनेम जुड़ जाता है। अगर कोई डॉक्टर हो गया तो उसके नाम का डॉक्टर जुड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाम बदल लिया है। तो नाम बदलने वाला जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया वो पूरी तरह से निराधार था। दूसरी बात, अब छेड़छाड़ की जो बात आप कर रही है, छेड़छाड़ की बात में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, पहले दिन प्रायोजित है, ऐसी कोई बात नहीं आई थी जो महिला ने बताई थी। आप ये कह रहे हैं प्रायोजित है? देखिए प्रोफेसर साहब, वो महिला आकर बोल रही हैं, आप ये बोलते हैं कि वो महिला झूठ बोल रही है, वो महिला झूठ बोल रही है, वो छेड़छाड़ की बात नहीं, वो गलत है। हाँ, झूठ और सच का फैसला पुलिस इंक्वायरी में होना चाहिए। मुझे पहले समझिए, झूठ और सच का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, बाकी कोई पार्टी नहीं देती है। ये तो पुलिस इंक्वायरी की बात है, पुलिस इंक्वायरी में पता चल जाएगा कि सच क्या है। नहीं, पर आप तो ये कह रहे हैं ना कि पुलिस कमल लेकर हाथ में घूम रही है, आप तो यही कह रहे हैं। आपके नेता ने अभी बयान दिया है कि वो कमल लेकर घूम रहे। एक मिनट समीर जी और जवाद साहब, एक मिनट। आपके नेता ने कहा कि पुलिस कमल लेकर हाथ में घूम रही है, इसीलिए ये झूठे आरोप लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला ने आरोप लगाए हैं और महिला के आरोपों को आप सरासर झूठा बोल रहे हैं, यानी कि इस महिला ने झूठ बोला है, उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है, इन्हें सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है। ऐसा समीर जी वर्सेस जवाद साहब। समीर साहब, आपको लग रहा है कि इस मामले को तूल इसलिए आप देख रहे हैं यूपी में जो तस्वीरें आ रही है, यूपी में हो क्या रहा है? यूपी में एक जातीय संघर्ष की तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही, पुलिस से भिड़ गए लोग वहां पर इटावा। देखिए अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ में कमल का चिन्ह लेके या कमल लेके घूम रही है,
तो जिन लोगों ने जो बदतमीजी की थी कथावाचक के साथ, उन 19 लोगों को गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तुरंत गिरफ्तार किया। क्या उनको इसलिए छोड़ दिएगा कि वो ब्राह्मण थे? उन्होंने उनकी चुटिया काटी, जो जिससे व्यवहार किया, कानून ने अपना काम किया। अखिलेश यादव ने उसे पूरे प्रकरण को, जब मामले का पटाक्षेप हो गया कि वो लोग गिरफ्तार हो गए, अखिलेश यादव ने इसे जातिगत रंग दिया। अखिलेश यादव उनको लखनऊ बुलाते हैं, उनको तबला हारमोनियम गिफ्ट करते हैं और अपने समाज के लोगों से, अहिर रेजिमेंट से कहते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि इसे जातिगत रंग दो क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। और अखिलेश यादव की राजनीति तो अहमदाबाद समीकरण के लिए जानी जाती है। मुस्लिम तुष्टिकरण और यादव तुष्टिकरण की जो राजनीति बिहार में करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में करते हैं, वही अखिलेश यादव को करना है। और अब अखिलेश यादव को तो अपना वोट बैंक दिख रहा है कि यादव मेरा वोट बैंक है, यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई करूंगा, मेरा वोट मजबूत होगा और उसमें मैं पीढ़े का और तड़का डाल दूंगा। तो बस जैसे लोकसभा चुनाव में मैंने प्रदर्शन किया था, हो सकता है वैसे विधानसभा चुनाव में मुझे प्रदर्शन करने का मौका मिले। तो अखिलेश यादव इसका पूरा राजनीतिक लाभ देना चाहते हैं, एक जातिगत रंग देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो आज कहा है कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से थाने बटे होते थे, जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, 5 साल का मायावती का शासन और 5 साल का अखिलेश यादव के शासन को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर लेकर आ गए। जातीय दंगे किस केस में होते थे? 2017 से कोई जातीय दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या? अखिलेश यादव के समय तो फहरिस्त जातीय दंगे की, मायावती के समय फहरिस्त दंगे की। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो अब लॉ एंड ऑर्डर है, जो सुशासन है, जो काम हुआ है, अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि सत्ता में वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। तो अब वो जाति में सत्ता में वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये एक प्रकरण, एक घटना घटी जिसके बाद उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक बार जरा सिर्फ ये फिगर्स पढ़ना चाह रही हूं जवाद साहब। यूपी में 2017 में एसपी को जो वोट मिला उसमें 6% ब्राह्मण वोट था, 83% यादव वोट था। और वही 2022 में 10% ब्राह्मण वोट था। इसको चलाइए जरा चेतन। और यादव वोट था 68%। अब इसका क्या मतलब है? ये फिगर्स यही दिखा रहे हैं कि यूपी में यादव वोट कहां जा रहा है। और ये भी दिखाता है कि ये जो एक जातीय संघर्ष है, ये किसे सूट कर रहा है? जवाद साहब जरा ये भी बताइए। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी बात हो रही थी कि वो यादव समुदाय के हैं या वो ब्राह्मण समुदाय के नहीं है। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इसी को लेकर के संघर्ष आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कहूं, वो शख्स का भी नाम बताइए जिन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी थी। तो जातीय संघर्ष किसने स्टार्ट करा? जातीय जनगणना का पहले विरोध कर रहे थे, आज समर्थन कर रहे थे। तो आज बता दीजिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, ये वही मानसिकता डेवलप है जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री का आवास को गंगा जल से साफ करवा दिया जाता है, जब वो कभी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है। और यहाँ के बड़े बड़े जो दलित लीडर भी रहे हैं, उन्हें भी बहुत सी जगह मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं हुई और हमने देखा भी किस तरीके से उसको गंगा जल से साफ करवाया गया। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है और हमारे जो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आपने देखिए सब बोलने लगे, देखिए सब बोलने लगे, सुजाता जी सब बोलने लगे। सुनिए बोलने लगे। देखिए सुनिए आपने जो कहा, जवाद साहब आपने जो कहा है उसी पर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित पंडित पुजारी है, दलित पंडित पुजारी है। सुनिए जरा, हाँ बोलिए। उत्पीड़न में मिल जाएगा नंबर 1 पुजारी, डबल इंजन की सरकार नंबर 1, बालाजी चले दलितों के साथ, ओबीसी के साथ और मुस्लिम के साथ बहना मस्जिद में दिखा दीजिए, मौलवी तो मान जाओगे। सवाल है जवाद साहब और आचार्य राज मिश्रा इन विंडोज जी 10 सेकंड से दोनों लीजिए। आचार्य राज मिश्रा और जवाद साहब को विंडोज लीजिए। वो सवाल पूछ रहे, नहीं सुनिए। राज मिश्रा जी का सवाल है, जवाद साहब जवाब देंगे। विंडो में लीजिए, गिनाइए। एक मिनट सवाल पूछिए। मौलवी हो नहीं मिलेगा यहाँ आकर के जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उनके सवाल का मतलब क्या है? उनके सवाल का मतलब ये है कि 5 मस्जिद गिना दीजिए। मैं 5 मंदिर गिना रहा हूँ जहाँ मेरे दलित पुजारी मिलेंगे, की लड़ाई है, 5 मस्जिद जहाँ बहना इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम की लड़ाई हिंदुस्तान में सदियों से लड़ी जा रही है। और एक मानसिकता के लोग, एक आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पे उतर बदल मत जागिए। आचार्य जी एक सेकंड,
एक सेकंड, मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक मिनट रुकिए। देखिए, सवाल जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं उस पर जरा वापस आना चाह रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि परिवारवाद के नाम पर माफिया पिछली सरकारों की एक उपलब्धि थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद था 2017 से पहले, तो जातिवाद ये नया नहीं है इनके लिए, ये दोनों चीजें जातिवाद और परिवारवाद साथ आती है, और जातिवाद की वजह से ही आज जो ये तस्वीर को हम एक दूसरा पहलू दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो गिना दूंगा कि मंदिरों में दलित भी पुजारी है, लेकिन क्या मुसलमानों में है? तो ये हिंदुओं को बांटने की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बता सकते हैं, देश में जाति बता बता के पोर्टफोलियो बांटे जा सकते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। जब अपना राजनीतिकरण करना होता है, पॉलिटिकल पार्टी का आपने। सुनिए मेरी बात, जवाद साहब नहीं, एक मिनट, आप दोनों से कह रही हूँ, नहीं एक मिनट, आप दोनों से कह रही हूँ, नहीं जवाद साहब मैं आपसे कह रही हूँ, आप दोनों से कह रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, ऐसे नहीं होगा। स्वामी जी अपनी बारी का इंतजार करिए, इस तरह से बात नहीं होगी। जो लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं फिर उनके लिए लॉस है। प्रोफेसर आगे उन्होंने बात बोली, उन्होंने कहा जाति बता देते पोर्टफोलियो बांटते हुए, तो इसमें क्या है? देखिए, पूरे इस देश की राजनीति ही कांग्रेस ने इसीलिए किया। उनको लगता था कि 80% जो हिंदू है वो तो जातियों में बटा हुआ है, 20% मुसलमानों को गोलबंद करो, और यहाँ पर यदि 32% और 34% का वोट भी आ जाता है तो सत्ता का संचालन करने में काफी है। इसी राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने किया। राम मंदिर मूवमेंट और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने इस जातीय विखंडन को तोड़ा, और तोड़ने के कारण जो बेचैनी हुई है, ये तथाकथित ये जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जो एंटी कांग्रेसिज्म था, ये सारे के सारे इस भारतीय राजनीति के कोड़ हैं। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं शब्द, ये भारतीय राजनीति के कोड़ हैं, क्योंकि इनको परिवार से बाहर, परिवार की सत्ता से ज्यादा, सुन लीजिए, बीच में नहीं, परिवार की सत्ता से बाहर ये देश के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मुलायम सिंह के वंश को लीजिए, आज मुलायम सिंह के वंश से 20-25 लोग जो हैं वो कम से कम सत्ता के विभिन्न सीढ़ियों पर हैं। लालू प्रसाद यादव को देखिए, कोई सोच सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके यहाँ अध्यक्ष, बताइए जिसके कब्र में पांव लटके हुए हैं लालू प्रसाद यादव के, वो आदमी नामांकन करता है और शाम को घोषणा हो जाती है कि अध्यक्ष है। ये लोकतंत्र है, ये कोढ़ तंत्र है भाई। और जितनी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चाटुकारों का क्यों हुआ है? क्योंकि वो एक वंशवादी पार्टी है। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हुई जो एंटी कांग्रेस है, उन्होंने जो मैं बता रहा हूं, सवाल उन्होंने उठाया, मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर इस पैनल में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कथावाचन की कोई जाति नहीं हो सकती। आप भी, आप यू इंक्लूडेड, मैंने तो कहा कि राम की कथा काग भुसुंडी ने की थी। ऋषि श्रृंगी जो है वो कौन थे भाई? पता ही नहीं है। वशिष्ठ क्या थे? ब्राह्मण कुल के थे क्या? जरा बताएं तो उनका। विश्वामित्र क्या थे? विश्वामित्र क्या थे जिन्होंने राम को दीक्षित किया? प्रोफेसर धर्मेंद्र, ऐसी बातें हैं। ये जो हमारे यहाँ भी जो है ना, ये मंदिरों में बैठे हुए छोटे छोटे पंडे जो हैं, प्रोफेसर यादव, भी उतना ही मैं आपसे पूछूं, नहीं मुझे ये बताइए, एक मिनट, अरे भाई प्रोफेसर यादव से पूछ रहे हो, एक मिनट चाहते हैं। प्रोफेसर यादव बैठे पंडित दूषित कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ड? बिल्कुल है, एक सेकंड, बिल्कुल है। प्रोफेसर यादव की बातें यदि आप प्रोफेसर यादव के पास जा रही हूँ, नहीं इतना ही भाई रुकिए, नहीं आचार्य जी, मैं 4 फ्रंट डिबेट के नहीं खोल सकती हूँ एक ही शो पर। एक मिनट रुकिए। प्रवचन कोई भी कर सकता है, मैंने भी एक्सेप्ट किया है। प्रवचन कर सकता है, मोटिवेशनल क्या मोटिवेशनल होता है? मोटिवेशनल है, लेकिन कथा भी कर सकता है। बिना गायत्री जपे हुए मैं वेद की बात कर रहा हूं, मुझे आंसर कीजिए। बिना गायत्री जपे वेद पढ़ने का अधिकारी है और बिना यज्ञोपवीत किए हुए गायत्री जप कर सकता है? पढ़ेगा, मुझे बताइए, नहीं पढ़ सकता है? यज्ञोपवीत तो आपने वेद पढ़ा नहीं है, फिर फाड़ के फेंक दीजिए। भागवत में लिखा हुआ है, इस बात की मत कीजिए। स्वीकार करता हूं, मैं अपना भाई मानता हूं, अपना स्वीकार करता हूं, इसको बंद कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। पंडित वहां मंदिर पोंगापंथी बंद कर दीजिए। मंदिर में हिंदू समाज को इसी से ज्यादा हिंदू समाज में कह रहा हूं, ब्राह्मण आज भी भगवान यादव के भगवान कृष्ण के चरण धोकर पीता है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। राम के चरण धोकर पीता है ब्राह्मण, वाल्मीकि का सम्मान करता है ब्राह्मण, लेकिन ये कहते हैं कि मंदिर में बैठे मैं एक सेकंड सुनिए, आचार्य जी, आप जो बात कह रहे हैं,
आप ये बात कहते हैं लेकिन आप एक ही स्वर में दो बातें कह रहे हैं और उसी वजह से बहुत से लोग इसका सियासी फायदा भी उठाते हैं, सियासी फायदा उठाते हैं। और फिर मैं क्यों कहूंगी अगर अखिलेश जी उस कथावाचक को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं तो फिर वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर यही सोच है इसीलिए मैं सम्मानित कर रहा हूँ। वो कहेंगे मैं इसीलिए सम्मानित कर रहा हूँ क्योंकि लोग कथा लायक नहीं समझते। दलित लड़की का सम्मान क्यों नहीं कर पाया अखिलेश जी, जिसका मुस्लिम जो पोषित नेता है उसका आदमी बुला करके मुस्लिम उसका रेप करता है, उस लड़की का सम्मान क्यों नहीं कर पाया आखिर? उसका सम्मान तो नहीं करेंगे, सम्मान करने के लिए डाइग्रेस नहीं करेंगे। रुकिए भाई, धर्मेंद्र यादव जी के पास जाइए। धर्मेंद्र यादव जी, भाई महिला एक सेकंड भाई, एक मिनट, पैरेलल डिबेट नहीं। क्या महिला झूठ बोल रही हैं जिन्होंने कहा मुझसे बदसलूकी हुई? क्या वो दो आधार कार्ड झूठ बोल रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि पहचान अलग अलग है और पहचान छुपाकर कथा करने की बात है? या फिर इसलिए चोटी काटी कि वो पीडीए के है या फिर यादव है? सुचरिता जी का सम्मान नहीं करेगी, महिला की बात नहीं। आप बीच में मत बोलिए आज। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। सुचरिता जी, हाँ, इस समाज में जो वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग हैं, पीडीए की इज्जत उनकी नजरों में कोढ़ की तरह है। ये पूरा देश सुन रहा है। वो लोग कोढ़ नहीं है जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी पूर्व समीर जी, देश के लिए कोढ़ नहीं है, वो देश के लिए कैंसर नहीं है, वो देश के लिए बीमारी नहीं थे, वो इनके पूजनीय थे। जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और भारत का विरोध किया, वो इनके लिए नवरत्न है, वो कोढ़ नहीं है। तो इनकी जो पूरी विरासत इसी पे टिकी हुई है कि देश के विरोधियों के साथ खड़े रहो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बस इतनी है। क्या समाजवादी पार्टी को तकलीफ क्या है? जिस पीढ़ी की ये बात कर रहे हैं वो वोट बैंक इनके यहाँ से निकल गया। उपचुनाव हुआ था अयोध्या के अंदर, क्या हुआ? हार गए। कुंदर की सीट ये हार गए, मिल्कीपुर सीट ये हार गए। 60,000 वोट से मिल्कीपुर हारे ये सीट। तो अब पीडीए इनके हाथ में नहीं है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में प्रदर्शन किया था, उपचुनाव में वो सारे योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो अब दलित इनके यहाँ से निकल रहा है, पीडीए यहाँ से निकल रहा है और इनका पूरा पीडीए जया बच्चन को राज्यसभा भेजने तक सीमित है। क्या जया बच्चन पीडीए से आती है? रंजन साहब को चीफ सेक्रेटरी को आप भेज देते हो, तब पल्लवी पटेल आपसे कहती है कि भैया किसी पीडीए के आदमी को आप राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हो? और अभी इन्हीं पार्टी ने कल 3 लोगों को पार्टी से निकाला है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की 2022 में। वो तीनों अपर कास्ट के, 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 4 जो पीडीए से आते हैं उनको नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? और कल कहते हैं कि उच्च वर्ग के लोग तो वो पीडीए के खिलाफ थे। आप बताइए 7 लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? 3 ब्राह्मणों को पार्टी से निकाला है कल आपने। 3 ब्राह्मण विधायकों को पार्टी से क्यों निकाला? 4 आपके जो पिछड़े थे विधायक उनको क्यों नहीं निकाला क्रॉस वोटिंग के लिए? तो आपके पास ना पीडीए बचा है। नहीं, जो बात समीर जी ने पूछी धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आप निकालते भी पार्टी से देखकर हैं कि वो कौन सी जाति के हैं। तीनों उच्च जाति के लोग। जाति क्या है वो देखकर आप पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आप ये देख रहे हैं कि वोट बैंक कहाँ है आपका। आप अभी भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, आप अभी भी महिला को झूठा बता रहे हैं, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि पहचान छुपाकर वो कथा कर रहे गए थे। मैं यहाँ पर महाभारत में मैं खुलकर एक स्टैंड लेना चाह रही हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूंगी आचार्य राज मिश्रा भले ही मुझसे लड़ ले, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि किसी एक जाति का अधिकार है कथा वाचन पर। ये नहीं कहा जा सकता है। और मैं आचार्य विक्रमादित्य यहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी उपमन्यु बैठे हुए हैं, मैं बड़े बड़े कथावाचकों का नाम उन्होंने लिया, आचार्य विक्रमादित्य बड़े बड़े कथावाचकों का नाम उन्होंने लिया है। हम जिनके पैर छूते हैं क्या वो सिर्फ ब्राह्मण होंगे? जी एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य बोला जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद इतने, तो इसीलिए इस नाम पर बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ बांटने की कोशिश है। आचार्य विक्रमादित्य आ रही जवाब सवाल। सुचारिता जी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, बाबा रामदेव, मदन लाल राजस्थानी जी जिसको शनि बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नवल किशोर दास जी, बड़े बड़े संत महात्मा, मोरारी बाबू इत्यादि, किस वर्ण से किस जाति से कोई पूछने के लिए नहीं आया है। ज्ञान को पूछने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा ये खेल कुछ और है, ये खेल कुछ और है। आपको मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान याद होगा। मुलायम सिंह कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, और अभी आपने एक बयान चलाया था कि पुलिस, जो समाजवादी वाले बोल रहे हैं कि पुलिस कमल
लेके घूम रही है, लेकिन समाजवादी जो है वो स्त्री का अपमान करने वालों को यहाँ पर सम्मान करते घूम रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इनको इतनी अकल नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई स्त्री का कोई अपमान कर दे तो उसका जो जघन्य जो हीनेस से हीनेस क्राइम माना जाना चाहिए, और उसके लिए पूरी सरकार, पूरे लोग तैयार होने चाहिए। कोई किसी को सम्मानित कर रहा है प्रयास करे, यहाँ तो खुलेआम छेड़ा गया, यहाँ तो नागिन डांस करा रहे थे वो तथाकथित तौर पर, और यहाँ पर समाजवादी लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, 50,000 रुपए दे रहे हैं। यानी लड़कियां छेड़ो, स्त्री का अपमान करो, गलत जगह टच करो और उसके बाद सम्मान दे दो। अरे क्या करने जा रहे हो भाई साहब यादव जी, आप क्या राजनीति खेल रहे हो? मुलायम सिंह की परंपरा को उनके बेटे भी आगे निर्वाह कर रहे हैं। जो मुलायम सिंह की राजनीति, धर्मेंद्र जी और आचार्य जी को लीजिए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र जी, आपने आचार्य जी को सुना। आचार्य जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि जो महिला का अपमान करे उसको आप सम्मानित करेंगे, तो आप क्या आचरण देखकर, आप क्या आचरण लोगों के सामने रख रहे हैं? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आपने मेरा सवाल सुना? यानी आप सीधा सीधा तरह से उदाहरण वही दे रहे हैं जो मुलायम सिंह जी ने बोला था। महिला का अपमान करने वाले का सम्मान क्यों हो रहा है? बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी में गोंडा के जो जिलाध्यक्ष है वो क्या कर रहे थे? महिला के साथ सम्मान कर रहे थे, मुझे बताइए। टीवी पर आके बोला भारतीय जनता पार्टी के नेता वो महिला का सम्मान कर रहे थे क्या? मुझे बताइए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला का सम्मान कर रहे थे क्या? बलात्कारियों की पूरी छेड़ा है और उसकी अरेस्ट बनती है, तो यहाँ पर आप सम्मान दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं ना। और मैंने उसका सीधा सीधा उदाहरण मुलायम सिंह जी ने एक खुलेआम बयान दिया था कि जो लड़कों से गलती जाती है कोई बात नहीं, कोई अरे आप सीधी तरह से इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पर आप लोगों गलत लोगों को अपनी शेयर दे रहे हैं, गलत लोगों को सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए आपको, क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए आपको। देखिए एक सेकंड, अगर आप यही शिक्षा देंगे लोगों को। मैं एक चीज सुनिए प्रोफेसर साहब, मेरे लिए चिंताजनक है ये तस्वीरें। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, किसी के बाल काटना, किसी को अपमानित करना, ये सब लोग अपने हाथों में न लें, ये बहुत जरूरी है। अगर इस व्यक्ति ने किसी का भी अपमान किया है, कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, तो पुलिस का काम है। ये पहली बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और पुलिस करेगी जो काम करेगी। ये भी गलत है, किसी के बाल काटना, किसी को अपमानित करना, किसी को गली मोहल्ले में घुमाना, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उसने अपमानित किया तो पुलिस उस मामले में अपना केस दर्ज हुआ है, उसमें आगे उसमें जांच होगी। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू जुड़ गए, बहुत सारे पहलू जुड़ गए। जवाब बहुत संगीत। हाँ प्रोफेसर आगे, प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए ये हम अर्बन एरिया में जानते हैं कि ये सब होता है, लेकिन रूरल एरिया में यदि आप इस प्रकार की चीजें करेंगे तो लोग पकड़ करके गांव ही घुमाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामाजिक तौर पर दंड देना ज्यादा उससे है बनिस्बत कि इनको हम जेल भेजवा दें। तो उसी संदर्भ में, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग उन्होंने किए हो वो अपराध के भागी हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब ये चाहिए क्या था कि ये ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा और ऐसे महासभा, मुझे बहुत दुख होता है जब ये देखता हूं, क्योंकि यही तो ये जो एक दूसरा 20% है, यही तो चाहता है कि हम महासभाओं में बटे रहें, एक दूसरे के खिलाफ तकरार महासभाओं में बांट दो, इनको जातियों में बांट दो। वो कह रहे हैं कि आप खुश होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आप यही देख रहे हैं कि दो मत हैं, ये दो मत है हिंदुओं में। एक ये भी सोचते हैं, एक ये सोचते हैं कि भाई जाति का उजागर कर करके आप उन्हें बांटने के लिए कर रहे हैं, ये मत करिए। कथावाचक कोई भी हो सकता है, एक दूसरा मत भी है। एक बात से तो मैं सहमत हूं कि आपने कहा कि जो है कोई भी कथा कह सकता है, किसी एक विशेष जाति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यही बात अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि देश के संसाधनों पर सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को दिक्कत होने लगी। आज देखिए सब बोलने लगे। अब बराबरी यहीं पे देख लीजिए, मैं अगर बोलूंगा तो 4 लोग बोलेंगे और बीच में इंटरप्ट नहीं करा जाएगा। ये बराबरी कहां से हो गई? अगर कोई अपनी बात रखेगा तो चारों बोलेंगे। दुखिए महान जी सुनिए, इसीलिए कहा गया
क्या आप देखेंगे जा करके उत्तर प्रदेश दलितों के ऊपर, ओबीसी और मुस्लिम के ऊपर अपराधों के मामले में कौन से स्थान पे? तो आज ये हाल होता ही नहीं है। महान जी रुक तो जाइए, 10 सेकंड तो रुकिए। बराबर का हक आ गया तो भाई 10 सेकंड रुकिए। दलित अपराध में एनसीआरबी का डेटा कहता है दलित अपराध में उत्तर प्रदेश, मेरे भाई नहीं है मुस्लिम। शारदा जी आप नहीं बोलने दिया जाएगा, खत्म होने वाला है। शारदा जी आप नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं बोलूंगा तो अच्छी बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ दलित अपराध में, सुन लीजिए, दलितों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देखिए मेरा सवाल गलत है, बंद कर दिया उठा करके। स्पेशल ठीक है स्वामी जी देखिए यहाँ पर अलग अलग मत है। मुझे अच्छा लगता है, देश की विविधता इन मतों में नजर आती है, लेकिन उस विविधता के चलते स्वामी जी एक सेकंड, उस विविधता के चलते जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, उस विविधता के चलते अगर इस तरह के संघर्ष होंगे तो वो दुखद है और वो नहीं होने चाहिए। वो ना हो, एक कोशिश उसी की है, इसीलिए वो कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत को देखने। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची।